अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है राजू जमील साहब और हमने एक दफा फिर राजू साहब को जहमत दी है क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इंटरव्यू किया था तो उसमें बहुत ही जबरदस्त बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही थी, लेकिन थोड़ी सी आवाज का प्रॉब्लम आ रहा था कि आवाज जो है वो ब्रेक हो रही थी बार बार। तो इसलिए आज हमने सोचा कि एक दफा फिर से आपको जहमत दी जाए और आपसे बात की जाए। जो थोड़ी सी कुछ बातें ऐसी रह गई थी जिनका सही तरह से लोगों ने मफहूम नहीं समझा था, तो वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफा आपने फिर हमें ये चांस दिया कि हम आपसे बात कर सकें। मेरी मैं बहुत आपका शुक्रिया करता हूँ। आपने मुझे फिर से मेरे लिए ये ऑनर कि आपने मुझे फिर से इस कतर FM 107 के इस खूबसूरत प्रोग्राम में दावत दी और मेरे लिए एजाज़ है ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा आगाज में मैं उसी एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगी कि जब आप यहाँ पे होते थे FM 107 पे, तो क्या था, कुछ वो मेमोरीज जो हैं वो हमसे शेयर कीजिए। एक तो ये है कि हमारे ज़माने में FM था, मगर वो सिर्फ अंग्रेज़ी की हद तक महदूद था। हमारा जो रेडियो कतर का जो हमारा उर्दू सर्विस थी वो AM पे थी। AM और FM होते हैं ना, आप जानती हैं कि AM होता है कि एक मीडियम वेव जैसे होता था। जी जी। मीडियम वेव अलग होता है और FM होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और जी। AM होता है कि नहीं, FM में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्ट्रेट आती है हम्म और AM में जो है वो यू करके आती है। हम्म तो AM जरा थोड़ा सा महदूद रहता है हम्म और एक इलाके की हद तक महदूद रहता है। हम्म शॉर्ट वेव जो है वो जाता है पूरी दुनिया में बाहर, उसके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रांसमीटर लगाना पड़ता है। हम्म तो ये क्या कतर की 1983-84 की बात कर रहा हूँ मैं। हम्म डेवलप कर रहा था, अच्छा डेवलप कर रहा था। और हमारा प्रोग्राम उर्दू सर्विस, जिसके एक साहब थे हेड, कतरी थे। हम दो इंडियंस थे फ्रॉम इंडिया। एक नासिर साहब, अब्दुल रहमान नासिर, और एक बानो सुलेमान साहबा, अल्लाह बख्शे, दोनों सुखद दुनिया में नहीं हैं। और एक हमारे सीनियर साथी थे सैफुर रहमान, जिनसे मेरी अभी पिछले दिनों आपकी रेडियो की एक सालगिरह पे बात हुई थी। जी। और एक मैं था। हम्म खबरें भी पढ़ते थे बतदरीज सब, और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम भी किया करते थे। पब्लिक की इंटरेस्ट के इंग्लिश उर्दू गाने, फरमाइशी गाने। मेरा प्रोग्राम जो होता था वो मैं लोगों के खत पढ़ के उनके गाने सुनाया करता था और उनके मैसेजेस करा करता था। तो कतर में विद इन द पाकिस्तानी एंड इंडियन पॉपुलेशन हम लोग बहुत पॉपुलर हो गए थे और हमें बहुत खत आने लगे थे, बल्कि काफ़ी खत आने लगे थे। तो ये मुमकिन नहीं होता था कई दफ़ा कि हम सबका जवाब दें। तो हम्म हमारा एम था, हम्म एम वाला वेव था, हम्म और रेडियो कतर कहलाता था उर्दू सर्विस। FM को करती थी एक लड़की थी गदा, अच्छा। फ़लस्तीनी लड़की, और बहुत उम्दा प्रोग्राम करती थी। और उसके साथ एक और लेबनीज लड़का था, वो करते थे अंग्रेजी का FM। उधर ही से उनका स्टूडियो करीब ही था बड़ा। मेरे पास उस स्टूडियो की तस्वीर है, मैंने अच्छा उनके वाओ। साथ बैठ के तस्वीर खिंचवाई थी। मैं आपको अच्छा, भेज दूंगा वो तस्वीर। चले और ठीक फिर है मेरी सर। बानों के साथ तस्वीर है कि मैं बैठा हुआ कुछ कर रहा हूँ, बानो मेरे साथ है। हम्म मेरे पास 2-3 तस्वीरें पड़ी हुई हैं यादगार। तो वो हमारा जबरदस्त। प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता। मैंने तो बल्कि स्टूडियो में बाहर के लोगों को बुला के एक डिस्कशन कराया था क्रिकेट पे, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, 1983 का वर्ल्ड कप चल रहा था जो इंडिया जीता था। हम्म। वो मैंने उस पर डिस्कशन कराया था। उस वक्त तक इंडिया नहीं जीता था, मैचेस जारी थे। तो मैंने हम्म। क्रिकेट के ऊपर पहली दफा रेडियो कतर में अगर कोई डिस्कशन किसी ने कराया था, वो मैं था। मैंने वाओ। उसमें अपना एक दोस्त था जो अब भी कतर में ही रहता है, प्रदीप शर्मा, उसको बुलाया था। एक दोस्त था विनय, उसको बुलाया था। और एक और पाकिस्तानी कोई साहब थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको बुलाया था। और मैं अच्छा खासा बहसो मुबाहिसा हो रहा था क्रिकेट पे, और हर एक अपनी अपनी बातें कर रहा था कि अब क्या होगा आगे, वर्ल्ड कप कैसे प्रोसीड करेगा। इवेंचुअली वो इंडिया जीता था और बहुत अच्छा खेला था इंडिया। उसमें वाओ। मदन लाल की बॉलिंग बड़ी काम आई थी, और
मोहिंदर अमरनाथ बहुत अच्छा खेले थे। तो ये हमारा रेडियो का सिलसिला इस तरह चलता था, मगर ज़्यादातर फरमाइशी प्रोग्राम, गाने और लोगों के ख़त पढ़ने, ऐसा बड़ा अच्छा तफरीह रहती थी, बहुत अच्छा। तो फिर सर ये मैंने एक कितनी ड्रामा देर भी का किया होता था? ये कितनी देर का प्रोग्राम था जो आपने बताया? हमारा होता था 1 घंटे का। 1 घंटे का डिस्कशन वाला प्रोग्राम? 1 घंटे जी, जबरदस्त। 1 अच्छा, घंटे का। ड्रामे के बारे में आप बता रहे थे, ड्रामा भी किया था आपने? ड्रामा मैंने एक दफ़ा एक सौती असरात ली, पीछे ज़रा डालनी पड़ती हैं अगर कोई जज्बाती मोमेंट आ जाए, तो वो भी मैंने ली, जमा की कहीं से, और बानो को हीरोइन लिया, मैं अच्छा, हीरो वाह बना, और वाह। हमने ड्रामा बाकायदा रिकॉर्ड किया, हम्म। और बड़ा खूबसूरत ड्रामा था। बानो ने बहुत अच्छी सदाकारी की, वाह। और चूंकि वो रेडियो था और हम्म। हमने सदाकारी की, और मैंने पहली दफ़ा रेडियो कतर की तारीख में अपनी सालगिरह पे कतर टेलीविजन में मेरी कुछ जान पहचान थी, क्योंकि मैंने कतर इंटरबैंक क्रिकेट टूर्नामेंट कराया था, पहला फर्स्ट एवर। मेरे दोस्त एक आजकल टोरंटो में हैं, इकबाल मिलाडवाला के साथ, उन्होंने उसको जारी रखा मेरे आने के बाद, और उन्होंने बहुत आला पैमाने पे उसे जारी रखा कतर इंटरबैंक क्रिकेट टूर्नामेंट को। बल्कि उन्होंने तो इयन बोथम को बुलाया, वो अच्छा, जो वाह। अंग्रेजी क्रिकेटर है, अंग्रेज बहुत। और कतर में क्रिकेट अच्छी चली, मगर उसके बाद कुछ रुक सी गई है। नहीं सर, अब अभी कतर, अब भी माशाल्लाह से इस वक्त भी, अभी पिछले दिनों एक टूर्नामेंट हुआ था तो जिसको हमारे रेडियो ने स्पॉन्सर किया था, तो काफी अच्छा, मतलब इस वक्त भी चल रहा है, काफी टीम्स हैं। मुझे माविश, मुझे एक साहब मिले थे एक शादी में, वो कतर से हैं, मैं उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, बड़े एक्टिव हैं क्रिकेट में, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, ये कोविड आ गया, वरना आपके यहाँ एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था 2019 में, अच्छा। और नहीं 20 में, 2020 में। तो बड़ी तैयारी थी उसकी, उन्होंने मुझे फॉर्मली इनवाइट किया था, और बाकायदा हर चीज थी कि मेरा क्रिकेट से बहुत गहरा ताल्लुक है, बिल्कुल। लेकिन वो कोरोना की वजह से ड्रॉप हो गया। उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो बड़े बहुत एक्टिव हैं आपके यहाँ क्रिकेट में। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग, यू पीपल आर वेरी रिसोर्सफुल पीपल, और आपकी इतनी रसाई है कई चीज़ों में, आप वहाँ इंटरनेशनल लेवल के ओडीआईज कराइए ना, T20 कराइए आप इंशाल्लाह लोग सर, को पास जरूर। हैं, आपके पास स्टेडियम भी है, बना लें। पिच बनाने में क्या होता है, आपके पास फुटबॉल स्टेडियम में आप पिच बना सकते हैं, और फिर नहीं सर, बाद अब में काफी पिच को स्टेडियम्स वापस। हैं, अब काफी क्रिकेट स्टेडियम्स हैं यहाँ पे माशाल्लाह से, पहले के हमारे पास मुकाबले तो में काफी देखिए, फर्क पड़ा है। हाँ देखिए महविश, हमने जो क्रिकेट खेली थी वो तो मैटिंग पे खेली थी, और जो आपका विलाजियो है मॉल, इसके हम्म। सामने जो कार पार्किंग है, और उसके साथ ही खलीफा स्टेडियम है, हम्म। उस खलीफा स्टेडियम की कार पार्क पे जो डामर की पूरी जमीन थी, उसके ऊपर हमने मैटिंग बिछा के मैच खेले थे, क्रिकेट अच्छा। मैच। 14 बैंकों ने हिस्सा लिया था, 14 वाह। बैंक्स टुक पार्ट, और उसके चीफ गेस्ट हुए थे फाइनल वाले दिन कतर मॉनेटरी एजेंसी, जो उस वक्त कतर मॉनेटरी एजेंसी कहलाती थी, अब कतर सेंट्रल बैंक कहलाता है। उसके गवर्नर आए थे, उसके चीफ गेस्ट, और उन्होंने जबरदस्त। आके मैन ऑफ द मैच और ये सारे अवार्ड्स जो नासिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद सिद्दीक नैब्स ने स्पॉन्सर किए थे, कुछ रेडको सीमेंट वालों ने स्पॉन्सर किए थे, सैफुर रहमान साहब, और उनके भाई क्या नाम है उसका, छोटा भाई जो है, जो चेयरमैन हो गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उन्होंने, रेडको वालों ने हमारी बड़ी मदद की थी क्रिकेट टूर्नामेंट अवार्ड, और काफी और लोग थे। फिर इसका हमने डिस्कशन कराया था टेलीविजन पे, बहुत जबरदस्त। उस टेलीविजन की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे मौजूद है, कोई अच्छा, भी वाह। जाके मेरा नाम टाइप करेगा, उसके बाद आपको वो विलाजियो जहाँ बना हुआ है, वो मैदान नजर आएगा जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, अच्छा, वहां आप देख जबरदस्त। सकते हैं जाके। बिल्कुल वो बिल्कुल। एक अंग्रेज आया था, उसने आके इंटरव्यू किया हमारा, फिर उसने फिर स्टूडियो बुलाया, मैं गया, इकबाल नहीं जा पाए थे, और कतर में हमने वी हैड अ वेरी फुलफिलिंग लाइफ। और वाह। मेरी अदाकारी वहाँ, क्योंकि कोई स्टेज अदाकारी नहीं थी, बहरेन में जब मैं था तो मैंने स्टेज अदाकारी की थी, एक अच्छा। अंग्रेजी प्ले किया था ब्रिटिश काउंसिल का, टोस्ट मास्टर्स क्लब का, मगर कतर में उस वक्त कोई ऐसी एक्टिविटी थी नहीं, और ना ही कोई स्टेज प्ले लेकर आया करता था पाकिस्तान से। कव्वाली जरूर होती थी, कव्वाल आए थे बहुत बड़े बड़े, बहाउद्दीन कव्वाल आए थे, गुलाम फरीद साबरी आए थे, 83 की बात कर रहा हूँ, 84 की, बहुत जोरदार कव्वाली हुई थी। तो जबरदस्त। ये जहाँ तक शोबिस का ताल्लुक है,
बैंकिंग तो अपनी जगह पे थी, वो तो हम बहुत मसरूफ थे, रात रात तक काम करते थे, लेकिन हमारे फ्राइडेज और थर्सडे जो थे, जो हाफ डे होता था, वो हमारे कैपिटलाइज होते थे ज्यादातर नमाज जुमा के बाद क्रिकेट में, और खूब अच्छा, जोरदार क्रिकेट हुआ करती थी, बहुत जोरदार। जबरदस्त, जबरदस्त, ग्रेट। तो ये रेडियो की भी मेमोरीज है और क्रिकेट की भी मेमोरी है। सर थोड़ा जी सा और, बल्कि थोड़ा सा नहीं, काफी पीछे मैं आपको लेके जाना चाहूंगी। हम उस दिन जी भी बात कर रहे थे आपके वालिद साहब के बारे में। तो मैं जानना ये चाहती हूँ आपसे कि हम सब लोगों ने तो उनके बारे में पढ़ा है और सुना है, लेकिन आपने उनके साथ जिंदगी गुजारी है, अपना बचपन गुजारा है, अपनी जिंदगी के काफी सारे अयाम गुजारे, तो आपने उनको वालिद के तौर पे कैसा पाया? देखें, मेरे ख्याल में कोई ऐसी औलाद होगी जो अपने वालिद के बारे में कोई ऐसी क्रिटिकल बात करेगी, चाहे उसके वालिद कितने ही क्रिटिकल इंसान क्यों ना हो। हाँ, ये तो एक, लेकिन इतनी मसरूफ शख्सियत, इतना बड़ा नाम। देखिए, हर हर औलाद के लिए उसका बाप मशहूर शख्सियत होता है। मेरे वालिद को अल्लाह ताला ने कुछ अता किया था, बड़ी मेहनत थी उनकी। एक नवाब फैमिली के खानदान, हमारा नवाब का खानदान है, हमारी रियासत है इंडिया में, हम्म, राजस्थान में, जिसका नाम है लोहारू। मेरे हम्म, वालिद के वालिद, मेरे दादा नवाब थे लोहारू के। एक स्टेट थी, 9 गन स्टेट, और है अभी भी। मेरे हम्म, कजन है इस वक्त वहाँ के नवाब, और दोनों कजन मेरे वही हैं, एक जयपुर में है और एक लोहारू में है। ये दिल्ली से 3 घंटे की ड्राइव पे एक जगह है, लाहौरू स्टेट, राजस्थान, जो पहले हरियाणा अब राजस्थान, वो वहाँ है। और उनका माशाल्लाह हमारा किला है, और वो गवर्नमेंट उस किले को रेनोवेट कर रही है, बहुत वाह, कसीर रकम खर्च करके, क्योंकि बड़ा तारीखी किला है, बहुत तारीखी किला है लोहारू का। उसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई है। तो मेरे वालिद वहाँ से, एक्चुअली वो जब कॉलेज में थे तो वहाँ कायदे आजम आया करते थे, एंग्लो अरबिक कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज दिल्ली में। तो वहाँ ये लोग आके काम वाम किया करते थे, कायदे आजम और बड़ी बड़ी शख्सियात। तो उनको कुछ जरूरत होती थी स्टूडेंट्स की, कि वो कोई लेटर लेके जाओ साइकिल पे, उसको लेटर देकर आओ, पानी लेकर आओ, और ये वो। तो हमारे वालिद इतने मुतासिर थे, जमीलुद्दीन आली इतने मुतासिर थे कायदे आजम से, कि उन्होंने ठान ली कि मैंने पाकिस्तान जाना। अब अच्छा, वहां लेने के देने पड़ गए, रियासत पूरी, हम्म, और इनकी उम्र भी कोई 20-21 साल हो गई थी। तो अब लोगों ने इनको डिस्करेज किया कि ये क्या कर रहे हैं आप, यहाँ फिर आगे चल के सिलसिला चलना है। उन्होंने कहा नहीं, कजन्स वगैरह हैं, वो चलाएंगे, मगर मैंने तो तय कर लिया। अब मसला ये था कि इतनी आसानी से तो नहीं आ सकते थे। हम्म, तो इन्होंने बड़ी चालाकी ये की कि नवाब होते हुए इन्होंने खामोशी से जाके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में अप्लाई किया, हम्म, वहां नौकरी की, और किसकी नौकरी की, असिस्टेंट बने। अच्छा, क्योंकि इनके जहन में था कि जब पार्टीशन होगा, और होगा 100%, जब होगा तो फिर चॉइस देंगे लोगों को कि भाई हम्म, आप यहाँ रहना चाहते हैं या वहां जाना चाहते हैं, फिर वो हम्म, ऑफिशियल अरेंजमेंट होगा भेजने का। तो हम्म, ये हुआ। हम्म, और फिर वालदा इनकी, मेरी दादी ने कहा कि, बल्कि इनके दोस्त behzad लखनवी, इनके दोस्त अख्तर उल ईमान, बड़े बड़े शायर, और मीरा जी, और जानिसार अख्तर, और एक हमारे बहुत मशहूर फिल्म सॉन्ग राइटर थे साहिल लुधियानवी। हम्म, इन सब ने कहा कि कहाँ जा रहे हो तुम, यहीं रहो, बम्बई चलेंगे, तुम बहुत जबरदस्त, तुम्हारी आवाज बड़ी जबरदस्त है, और तुम्हारे शेर व शायरी बहुत उम्दा है, फिल्मी गाने लिखना, देखो वहाँ क्या पॉपुलैरिटी मिलती है, क्या कहाँ से कहाँ दुनिया पहुंचेगी। हम्म, तो मेरे वालिद ने एक बात अख्तर चचा से जो कही थी, मुझे बताई थी, आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, और आज नजर आ रहा है। मेरे वालिद ने कहा था, देखो अख्तर, तुम कौन हो? मैंने कहा, क्या मतलब? शायर हूँ, डिबेटर हूँ। नहीं, तुम हो कौन, जात क्या है? मैंने कहा, मैं ये हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा मजहब क्या है? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ। तो बस, मैं भी मुसलमान। हम्म, ये जो बंटवारा हो रहा है ना, ये हिंदू और मुस्लिम का बंटवारा हो रहा है।
कहने नहीं यार ऐसी बात नहीं है, सेक्युलर स्टेट होगी और ये होगा। कहने लगा ये अभी तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम्हारी औलाद पे पड़ेगी आके, तुम्हारी औलाद जब बड़ी हो जाएगी और उसकी औलादें हो जाएंगी, तब अख्तर तुम्हें पता चलेगा कि कितना, क्या तुम लोगों की पोजीशन है और क्या लेवल है। मेरे वालिद के साथ एक मसला ये था, मसला कहूंगा उसे, मतलब आप आम पब्लिक के लिए तो मसला है ये, वरना लोग इसकी परवाह नहीं करते, कि वो फ्यूचरिस्ट थे, तो बहुत दूर की सोचा करते थे। उनकी शेर शायरी में भी एक बड़ा मशहूर एक उनका मिसरा है, मुस्तकबिल में झांक के देखो क्या क्या अमका है रोशन। ये उनका एक मशहूर टुकड़ा है शेर का। तो वो दूरअंदेश बहुत थे और अमेजिंग थे। मैं हैरान हो जाता था, कभी बैठ के उनसे डिस्कशन करता था तो मैं कहीं जाके सोचता था घर पे कि यार ये क्या कह रहे थे, और एग्जैक्टली वही होता था जो वो कहते थे। इसीलिए वो अल्लाह ताला ने उनको, उन्होंने 13 अगस्त की शाम को कोई 7 बजे ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पे ट्रेन आके रुकी है, और वो उससे पहले जो ट्रेन थी वो कटी थी, उस पर अटैक हुआ था, इनकी ट्रेन बच गई थी। ये खोखरा पार से रोडी आए, रोडी पे मेरी बहन छोटी जो उस वक्त 6 माह की थी, इस वक्त बड़ी माशाल्लाह मुझसे बड़ी है 3 साल, वो 6 माह की गोद में थी। वो बहुत बुखार चढ़ गया था, उसको तबीयत खराब थी उसकी, तो अब्बू ने उतर के अनाउंस कराया था रोडी स्टेशन पे कि कोई डॉक्टर वगैरह भेजें। तो पूरे लोग वहां खड़े हुए थे, सारा वेलकम कर रहे थे कि लोग आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने आके अटेंड किया था मेरी बहन को। फिर ये कराची पहुंचे हैं ड्रिग रोड स्टेशन पे, तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री वाले लोग आए हुए थे कि चाहे कोई भी किसी लेवल का ऑफिसर आ रहा हो या असिस्टेंट आ रहा हो, सबको बड़ा एयरपोर्ट स्टेशन पे खाना वगैरह सब रखे हुए थे, जो अम्मी और अब्बू बताते थे मुझे कि ड्रिग रोड स्टेशन पे खाने लगे हुए हैं और पानी, और आइए जनाब तशरीफ लाइए खाना खाइए। और जगह भी मुख्तस कर दी गई थी कि यहाँ रहेंगे आप। तो मेरे वालिद को एबीसी ने लाइन में एक क्वार्टर दिया गया था। क्वार्टर क्या, एक अच्छा खासा घर था जिसमें 3 कमरे थे और 2 टॉयलेट थे और देसी टॉयलेट। और शारे फैसल पे एफटी फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर के सामने, उसके बिल्कुल सामने फ्लाईओवर के साथ लगे, वहां आए मेरे वाले। सही। जी सर, मेरा ख्याल है फिर थोड़ा सा कुछ डिस्टरबेंस है नेट में। पहले उनको जैकब लाइन कह दी थी ये इस वक्त। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? जी सर, बीच में थोड़ी सी रुकी थी। जी सर, अब आ रही है, लेकिन बीच में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आई थी। जी जी जी। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि उनको इतनी लगन थी, वो आ गए पाकिस्तान और बड़ी बहुत रास्ते में रोड़े आए उनके, बहुत एक हर चीज रियासत छोड़कर आए थे वो। सही बात है। मगर उन्होंने अल्लाह की तरफ देखा और अल्लाह ने कहा तू पीछे पलट के ना देख, बस अब तू आ गया है तो भूल जा सब कुछ। और वो सब भूल गए। उन्होंने अपना जो प्रीफिक्स था नवाबजादा का वो तक हटा दिया। उन्होंने कहा नवाबजादा वगैरह होंगे वहीं इंडिया के, बस चलो खुदा हाफिज, हम यहाँ पाकिस्तानी हूं मैं। और मरते दम तक उन्होंने अपने आप को महाजिर नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा सूबा पाकिस्तान है, ये मैं गवाह उस बात का। हाँ, उन्होंने जो वहां से तारकीन वतन आए थे उनके लिए लिखा कि ये पाकिस्तानी समझे जाए, इनको पाकिस्तानी समझा जाए, हम पाकिस्तानी हैं। और मैं तो पैदा ही पाकिस्तान में हुआ था। मेरी बड़ी बहन 6 माह की आई थी इंडिया से, बुलंदशहर में पैदा हुई थी वो, वहां से आई थी। तो 22 साल की उम्र का एक आदमी आता है पाकिस्तान 13 अगस्त की शाम को, और फिर उसके लिए आगे एक बहुत बड़ा मुस्तकबिल है कि वो किस तरह उसको ढालना चाहता है और क्या करता है और उसने क्या क्या किया, वो आप लोगों के सामने है। मैं आपने जो सामाई इस वक्त
सामईन ही कहूँगा, या आपका ये अगर यूट्यूब पे भी आएगा तो नाजरीन भी कहूँगा, उनके लिए मैं आपको बता दूं कि मेरे छोटा भाई मुराद आर्किटेक्ट है इस्लामाबाद में, उसने अपने वालिद की को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक 40 मिनट की, तकरीबन 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका अच्छा, नाम है ख्वाब का सफर। अच्छा, वो ग्रेट। ख्वाब का सफर जो है वो मौजूद है यूट्यूब पे ऑफिशियल, और उसको अगर आप जाके टाइप करें सर्च की जगह पे ख्वाब का सफर तो सामने आ जाएगा। वो आप देखें तो वो जमीलुद्दीन आली की पूरी जिंदगी को 40 मिनट में उनकी अचीवमेंट्स को बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, और लोगों के ख्यालात उनके बारे में, बड़े बड़े लोग, डॉक्टर इशरत हुसैन, ज़िया मोहिउद्दीन, डॉक्टर अताउर रहमान और आबदा हुसैन और प्रोफेसर फतेह मलिक और खुर्शीद कसूरी, और आप नाम ले लें, हमने हेड ऑफ द स्टेट्स और वजीरों को किसी को चूज नहीं किया था। हमने कहा था जो लिटराती है, जो लोग कोई अपनी फील्ड में कुछ कर चुके हैं, और खुर्शीद कसूरी उस वक्त वजीर नहीं थे, खुर्शीद कसूरी हमारे रिश्तेदार भी हैं, मेरी कजिन के बेटे हैं वो, तो मेरे वालिद के वो भांजे हैं, बल्कि मेरे वालिद को वो नाना कहते थे, नाना या चचा प्यार सही। से। जी सर। तो अच्छा, वो मुझे एक बात, आपको जी मुझे एक बात और पता चली थी कि जुनेद जमशेद भी आपके कजन थे। नहीं नहीं, कजन नहीं था, वो तो मेरा नवासा है। अच्छा, नवासे। उसकी वालदा मेरी भतीजी है। अच्छा, अच्छा, नफीसा मेरे कजन की बेटी है, अच्छा। जिसका भाई लंदन में पीटीआई इमरान खान का एडवाइजर है, साहबजादा अमीरुद्दीन जहांगीर, वो मेरा भतीजा है, उसके वालिद मेरे फर्स्ट कजन है। अच्छा, अच्छा। हमारा खानदान लोहारू इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि कई लोग चकरा के गिर जाते हैं कि यार तुम्हारा रिश्ता क्या है, तुम्हारे से उम्र देखो कहाँ पहुंची हुई उस शख्स की, तुम्हारा वो भतीजा है। मैंने कहा यार ऐसे, यानी मेरे वालिद अपने भतीजे के, मेरे कजन के छोटे थे। अच्छा, ये जुनैद जमशेद के नाना से छोटे थे, जो कि अच्छा। मेरे वालिद के भांजे थे, भतीजे थे। सही। वो छोटे थे मेरे वालिद। तो हम्म। ये है, नवाबों में बड़ी बड़ी शादियां और बहुत ऐसे तमाशे बहुत होते हैं, तो वो होते रहे हैं। हमारे वालिद कहा करते थे हंस के कि बाप दादा की रूहें कब्र में तड़प रही होंगी कि हमने एक ही के ऊपर इत्तेफाक किया। तो हम लोग जरा हंसते थे कि हमारे वालिद और वालदा की शादी और उनकी रफाकत, लोग कहते थे एक हफ्ते से ज्यादा शादी नहीं चलेगी मेरे वालिद की, क्योंकि उन्होंने अपने से 7 साल की उम्र ज्यादा बड़ी खातून से शादी की थी, जो कि उनके फर्स्ट कजन की बेटी थी। अच्छा। मेरे वालिद के, मेरे नाना, जो मेरे वालिद के फर्स्ट कजन, उनकी बेटी पसंद आ गई इनको। तो उन्होंने कहा आप तो मेरे चचा हैं। उन्होंने कहा उससे क्या हुआ? तो हाँ मैं आपसे बड़ी हूँ। उन्होंने कहा उससे क्या हुआ? माशाल्लाह 5 औलादें, 70 साल की रफाकत। माशाल्लाह। जमीलुद्दीन आली को बनाने में अल्लाह ताला के बाद, पहले अल्लाह ताला, उसके बाद उनकी वालदा की दुआएं, और फिर उनकी बेगम तैयबा बानो का एक, जैसे नूरजहां होती थी तख्त जहांगीर के पीछे, वो एडवाइजर थी। मेरी वालदा तैयबा बानो वाज द वुमन बिहाइंड जमीलुद्दीन आली। क्योंकि वो तो, उनको पता ही नहीं था कि घर कैसे चल रहा है। उनको नहीं पता अच्छा। था कि मैं पास हो गया हूँ या फेल हो गया हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरी क्या रिपोर्ट है, मैं कैसा पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है, उनको नहीं पता था। वो राइटर्स गिल्ड बना रहे थे, वो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान बना रहे थे, वो एकेडमी ऑफ लेटर्स बना रहे थे, वो मुख्तजरा कौमी जबान बना रहे थे, वो उर्दू यूनिवर्सिटी बनाने के चक्कर में लगे हुए थे। बाबा उर्दू से उनका वादा, सारी जिंदगी, यानी आप यकीन करें कि मेरी सालगिरह पे मैं केक लेके इंतजार किया करता था कि वालिद आएंगे, मेरे दोस्त वगैरह सब आए में, हम केक काटेंगे, कोई नहीं आए। केक काटा, रोते हुए सो गए।
सुबह आए, यार राजू आई एम सॉरी, मैं रात को जरा बिजी हो गया था। मैंने कहा कहाँ बिजी हो गए थे? यार बस कुछ काम से। मैंने कहा नहीं मुझे बताया आप कहाँ बिजी हो गए थे। मुझे आज तक याद है, मेरी एक लड़ाई हुई थी 16वीं बर्थडे पे मेरी, 16 अच्छा। साल का जब मैं हुआ। तो कहने लगे कि तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा मुझे बताएं आप कहाँ थे आप? क्या देखो राजू, मैं कुछ ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो तुम्हें आगे जाके पता चलेंगी कि वो कितनी अच्छी चीजें थी, अगर मैं कामयाब हो गया उनमें, और मुल्क में आगे तुम, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी दे, और तुम अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें दुनिया में रखा, तुम देखोगे कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ वो क्या रंग लाती। देखा, एक से एक उन्होंने कौमी नगमा लिखा। एक उर्दू यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की पहले बनाई, जो इस वक्त बड़ा, अल्लाह माफ करे, बस खून के आंसू रोता हूँ बैठ के जब खबरें सुनता हूँ कि रोजाना अदालत में केस हो रहे हैं, तो ये हो रहा है तो वो हो रहा है, तो पता नहीं क्या क्या तमाशे बनाए हुए हैं। पता नहीं उनकी भी रूह क्या खबर में अजीब करवटें लेती होगी, तकलीफ में होंगे, देखते तो होंगे ना वो कि ये मैं क्या करके गया था, क्या नहीं मेरे सर, साथ हो रहा है। वो तो अपना किरदार निभा के गए हैं, उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश की है। अब आगे जो है 60 साल, 60 साल महावेश उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान ऑनरेडी चलाई है, ऑनरेडी। एक दमड़ी, एक पैसा नहीं लिया उन्होंने, अपना पैसा खर्च किया, बीवी का जेवर बेचा, अपनी गाड़ी बेची, अंजुमन के मुलाजमीन के जो भी चंद थे उनकी तनख्वाहें देने के लिए कुछ पैसे ही नहीं था। ग्रांट लड़ लड़ के, लिख लिख के। मेरे वालिद की लॉबी बड़ी अच्छी थी, मेरे वालिद के कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे गवर्नमेंट में, सब पसंद करते थे कि उनकी शायरी की वजह से और उनकी जीनियसिस की वजह से, वो उनको लोग कहते थे ही इज अ जीनियस, ये फ्यूचरिस्ट आदमी है, ये जो मशवरे देता है और जो बातें करता है वो होती हैं। बहुत बहुत लोगों ने इनके बारे में लिखा है, बहुत बहुत लोगों ने इनके बारे में कहा है, आप ख्वाब का सफर देखिए वो पता चलेगा। तो अल्लाह ताला ने उनको बहुत नवाजा। लेकिन एक गिला है, अपनी जिंदगी में तो सब कुछ कर गए, उन्होंने सब कर दिया, उसको मेंटेन नहीं किया जा रहा। इतनी बड़ी बड़ी चीजें, राइटर्स गिल्ड बनाया उन्होंने, 212 अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया, पाकिस्तान के मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के इलाकाई अदीबों को, रीजनल अदीबों को, सिंधी, पंजाबी, पख्तून, बलोची। मैं सिंधी कहता हूं अपने आप को, कराची का हूं ना मैं। I was born in Karachi. I call myself a Sindhi. I belong to Sindh province. I belong to Pakistan. I'm a Sindhi from Pakistan. It's my province. तो exactly. मैं ये नहीं कहूंगा कि महाजिर शायर भी आ गए, महाजिर राइटर, नो, पाकिस्तानी आए, सिंध से आए, शेख अयाज आए, पीर इसामुद्दीन राशदी आए, पीर अली मोहम्मद राशदी आए, क्या क्या नाम है, बड़े बड़े क्या क्या नाम है। शाह लतीफ पे मेरे वालिद ने इतनी रिसर्च की, इतना लिखा, उनके ऊपर काफी लिखी उन्होंने, अकीदत थी उनको। राइटर्स गिल्ड कायम हो गया। राइटर्स गिल्ड से सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को जो हुआ था, और फिर जब राइटर्स गिल्ड खत्म हुआ है तो फायदा भी खत्म हो गया, वो था किस तरह इंटेग्रेटेड थे मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान वाले, एक दूसरे के पास जाके विजिट किया करते थे, समझते थे एक दूसरे को। बंगाल का अदीब जान देता था वेस्ट पाकिस्तानियों के ऊपर, और वेस्ट पाकिस्तानी अदीब उस जमाने के वो मशरकी पाकिस्तान के अदीबों को, बंगाली अदीबों पे जान देते थे। तो क्यों, फिर क्यों अलहदगी हुई, क्या वजह थी अलहदगी की? जब इतनी जबरदस्त इंटेग्रेशन हुई थी, जिसके लिए मैं इस वक्त पागल फिर रहा हूँ कि पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड को किसी तरह वजीर आजम इमरान खान या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब किसी तरह समझ लें कि पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड को आप, जो मरा पड़ा है आईसीयू में इस वक्त, उसको आप जगाएं। और जब जगाएंगे, ये लोग कर सकते हैं, जब जगाएंगे उसको तो फिर इंटेग्रेशन होगी सूबों में। सिंधी राइटर होगा, पख्तून राइटर होगा, बलोची राइटर होगा, पंजाबी राइटर होगा, आजाद कश्मीर से राइटर होगा,
सब आएंगे, एक प्लेटफॉर्म पे जमा होंगे। अब भी कुछ छोटे मोटे इदारे हैं, मगर वो बड़ा एक उनकी पॉलिटिकल सोच होती है कि साहब ये पैरल, ये राइटर को हम नहीं बुला रहे कि उस पार्टी का है। और ये क्या पार्टी की बातें कर रहे हैं यार, सही बात है, सब आप पाकिस्तानी है। क्या चाह कह रहे हैं आप? व्हाट बिल्कुल आर सर, यू ट्राइंग टू से? आप कहना क्या चाह रहे हैं? सही बात है सर। पाकिस्तानी है वो, चाहे किसी बिल्कुल पार्टी से एफिलिएशन हो। आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल। बिल्कुल। आप ये देखें कि आप लोगों को जब इंटेग्रेट करेंगे और आप एक लाहौर में कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सब आ जाएंगे सब, तो सब मिलेंगे एक दूसरे के, तो कुर्बत होगी, मिलना जुलना होगा। छोटी मोटी ये जो मुठभेड़ होती है वो खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है इंटेग्रेशन की जरूरत है, शदीद जरूरत है इस वक्त। और इंशाल्लाह। पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड ने इसमें इतना बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था कि मैं बता नहीं सकता। मेरे वालिद आदम जी के पास गए, पहले जाके कहा, रजाक साहब थे, जमीला रजाक जो अदाकारा थी, अल्लाह उनको खुश रखे, वो इस वक्त वकार हसन से जिनकी शादी हुई थी क्रिकेटर से, उनके वालिद के पास गए और कहा कि आदम जी से कहें कि आप हमें 5,000 रुपए साल के, एक उस जमाने के 5,000 रुपए 1960 के 61 के, आप अदीबों के लिए दें, किताब लिखेंगे, हम पूरा जजेस वगैरह बनाएंगे और ये वो। अरे साहब, आदम जी अदबी इनाम की तकरीब हुई है प्रेसिडेंट हाउस में कराची में, अयूब खान ने अवार्ड दिए शौकत सिद्दीकी साहब को, डॉक्टर शहीदुल्लाह को और डॉक्टर गुलाम अब्बास को। शौकत सिद्दीकी साहब को मिला था खुदा की बस्ती पे, जो आगे जाके अजीम उशान सीरियल बना। अवार्ड मिलने शुरू हो गए। 5,000 बहुत बड़ी चीज होती थी उस वक्त। अब भी अनाउंस हुआ था एक दफा के 20 लाख का या 25 लाख रुपए का ये अवार्ड मिलेगा, और वो कहाँ है सब कुछ? किधर है वो? हर चीज पॉलिटिक्स की नजर क्यों हो रही है? अरे यार हटाएं पॉलिटिक्स को, गो फॉर द रियल थिंग। यही हाल शोबिस का है, पाकिस्तानी शोबिस का है या अदाकारों का है। एक परसों मैं पता नहीं किसी एक फेसबुक के ऊपर नोमान एजाज का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो रो रहा था, मतलब and he was being very straightforward. I appreciate him कि यार हमसे काम ले लेते हैं, पेमेंट हमारी हो नहीं रही, जाके हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं कि दी दे दें, करोड़ों रुपए पेमेंट करने नहीं दे रहे। भाई क्यों नहीं दे रहे यार, वजह क्या है? तो अगर आपका कोई एक एसोसिएशन होता या गिल्ड होती जिसमें सब आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ हाथ मिला के यूं, और कोई छुड़ाए, कोई उंगली खोल के दिखाए, सब यूं हो, तो फिर आप देखें कि किस तरह सब ठीक ठाक रहते हैं। एक दफा वहीं सेठ ने बिल्कुल मुझसे कहा कि न्यूजीलैंड में शूटिंग करनी है ड्रामे की। मैंने कहा आप नहीं कर सकते वहां जब तक आप इजाजत ना लें। उन्होंने कहा नहीं हम गवर्नमेंट से ले रहे हैं। मैंने कहा गवर्नमेंट कुछ नहीं है वहां का, क्या है फिर? मैंने कहा उनका एक आर्टिस्ट एसोसिएशन है, टीवी और फिल्म के आर्टिस्टों का एसोसिएशन है, वो इजाजत देंगे आपको तो आप आ सकते हैं, उनको लिखेंगे आप, उनकी कुछ शराइत होती है। कह लगी ये अच्छा। मैंने कहा जी पूछ ले जिसको हुमायूं से चाहे पूछना हो, हुमायूं सईद से। तो अब अगर आपकी भी कोई एक पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म आर्टिस्ट की एक एसोसिएशन हो स्ट्रॉन्ग, वो अपनी मनमानी करे कि सारे आर्टिस्टों को मना दी हो जाए कि आप इधर काम नहीं करेंगे, इस प्रोडक्शन हाउस में काम नहीं करेंगे अगर ये बिहेव नहीं कर रहा, मजाल है कोई कर लेगा। सही बात है। वो मजबूर हो जाएगा कि टाइम पे पेमेंट करे, लेवल की पेमेंट करे, जो उसका वर्थ है वो पेमेंट करे, ना कि बुला के 4,000 आदमी खड़े हुए हैं और एक आदमी बैठा हुआ है मूछ पे ताव दे रहा है, इधर आओ, ये है भाई रोल है, 6,000 रुपए मिलेंगे, करना करो वरना गेट आउट। वो दूसरा खड़ा हुआ है इंतजार में। दिस इज नॉट डन दैट वे। ये आपका मुल्क अब 72 साल का 73 साल का होने को आ रहा है। आप खुदा का वास्ता ये चीजें ना करें, ना करें ये चीजें। दे डोंट प्रमोट गुड थिंग्स। आगे आने वाली जनरेशन के लिए ये चीजें अच्छी नहीं है, मगर आगे आने वाली जनरेशन इन चीजों को सब स्पॉन कर देगी, सब ठीक ठाक कर देगी। बहुत उम्दा जनरेशन आ रही है क्योंकि पढ़ रही है, वो लिख रही है। पहले पढ़े लिखे नहीं थे हम, इतने कोई खास नहीं पढ़े थे, मगर हमारे एक दूसरी इंटरेस्ट थी, तो वो इंटरेस्ट ने हमें लेके हमारे मुलाजमत में भी पेशे में भी टॉप पे ले गई। और ये अदाकारी तो हमारा शौक है,
शौकिया तौर पे भी मैंने अपना नाम बना लिया। अल्लाह का बड़ा करम है, एहसान है। बिल्कुल सर, मैंने बिल्कुल। अल्लाह ताला ने मुझे कलम अता किया, अब मैंने लिखना शुरू किया। अब मैं आर्टिकल लिखता हूँ, बाकायदी से लिखता हूँ। जहां मुझे क्रिटिसाइज करना होता है मैं लिखता हूँ। मैं लिखूंगा और लिखूंगा और लिखूंगा और खिलाफ लिखूंगा जहां मैं समझूंगा कि यह गलत बात हो रही है। मुझे किस तरह रोकेंगे? मुझे जान से मार सकते हैं, मार दे, कोई बात नहीं। मुझे कुछ धौंस दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कर ले, कोई बात नहीं। मगर जो बात है वो है। तो ये थोड़े से मुरक्कबात जो हैं मेरे वालिद के मुझ में आए हैं, और माशाल्लाह मैं से उनको लेगू, जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी है मैं लेके चलूंगा। सर, यही बहुत ज्यादा जरूरत भी है इस वक्त की, कि सच्चाई, ईमानदारी और जो जज्बा है आपका माशरे को बेहतर बनाने का, तो इसी की जरूरत है। इंशाल्लाह ताला बस आप इसी तरीके से काम करते रहें, और हम भी आपके साथ हैं। जब जब आपको हमारा प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, हम आपके साथ हर वक्त होंगे और आपसे बात करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो सर, आज के लिए इंशाल्लाह दिल तो नहीं चाह रहा बिल्कुल भी कि आपसे इजाजत ली जाए, लेकिन अब थोड़ा सा टाइम मुख्तसर है। इंशाल्लाह फिर हम कभी इसी तरीके से बैठेंगे और फिर बात करेंगे। और आप बस लिखते रहें, जिस तरह आप लिख रहे हैं इस वक्त, मैं पढ़ती रहती हूँ, और मैं चाहूंगी कि नहीं इसी नहीं, तरह से आप अदाकारी भी कंटिन्यू करेंगे, रखें। ऐसी बात नहीं है। अपने मूड के आदमी है आपने उस हम, दिन जैसे मगर कहा था। किसी के पास जाएंगे नहीं कि यार जरा रोल दे देना। हम्म। सॉरी, आई एम नॉट दैट। मैं बिल्कुल, दिन भर चक्कर नहीं लगाता प्रोडक्शन हाउसेस के। आई डोंट हैव बिल्कुल, टाइम फॉर ऑल दैट नॉनसेंस। बिल्कुल। आपने एक किसी प्रोजेक्ट को का जरूरत जिक्र भी होगी किया था। चले जाएंगे। बिल्कुल, आपने एक हम्म? प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया था कि उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो जल्द उसको बनाना चाहते हैं टीवी के लिए, तो वो भी मैं हम जरूर गार्डन चाहेंगे। रोड ऑफिसर्स कॉलोनी जहां मैं रहा हाँ, हूं, जहां से बिल्कुल। बहुत बड़ा बड़ा शख्सियात उभरी हैं, हम्म। और बहुत पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ परवेज मुशर्रफ साहब और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी के मकीन थे। हनीफ बरादरान, हनीफ मोहम्मद, वजीर मोहम्मद, रईस मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, शुएब मोहम्मद तो पैदा हुआ था वहाँ। अब्दुल हफीज कारदार वहाँ के हैं। शौकत अजीज जो वजीर आजम हुए थे पाकिस्तान के, वो वहाँ के हैं। रूना लैला बड़ी सिंगर, बड़ी बहुत बड़ी गायिका, वो वहाँ की हैं, वहाँ रहती थी। तो सर, हम आधे जरूर से वो ज्यादा देखना कॉलोनी में चाहेंगे। तो बंगाली रहता था। बिल्कुल। जिसने तो जाके ढाका में जब वो ट्रांसफर होते थे, वहां जाके उन्होंने बड़ा नाम किया है, बहुत नाम। हसीना वाजिद की कजन रहती थी गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी में। बहुत मेरे बंगाली दोस्त हैं। मेरा तो बड़ा अजीज जान जिगरी दोस्त है जो इस वक्त ढाका में, मैं उससे इन टच में हूँ। मेरा पड़ोसी था वो। हम जी जी सर, हफ्ते 10 दिन आपने में, दो बताया था हफ्ते में ये। एक दफा अगर बात ना कर ले चैन नहीं आता। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस तो जरूर। कॉलोनी को मैं जहन में रखते हुए, गार्डन रोड ऑफिसर्स कॉलोनी, और कौन कौन सी शख्सियात वहां से उभरी हैं, इंक्लूडिंग जमीलुद्दीन आली और दूसरे लोग, डॉक्टर महबूबुल्लाह और कौन कौन। तो मैं एक सीरियल बनाने के चक्कर में हूँ। बस मुझे अल्लाह ताला रिसोर्सेज अता करे, कोई ऐसा बंदा आ जाए जो तैयार हो जाए ये सीरीज बनाने के लिए, या पाकिस्तान टेलीविजन ही ये सीरियल बनाने के लिए तैयार हो जाए, तो हम बहुत खूबसूरत सीरियल, मैं इसको राइटर भी, आधे से ज्यादा राइटर तो मैं ही हूँगा, और दूसरा मैं राइटर पकड़ूंगा। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। बाकी इंशाल्लाह जहां सर। तक मैं बिल्कुल वाजे कर दूं आपके प्रोग्राम के थ्रू कि मैं प्रोफेशनली अदाकार नहीं हूं, मगर मैं प्रोफेशनली बैंकार हूं, और मैंने बहुत उम्दा बैंकिंग की है। अल्लाह ताला ने बहुत अता की, बहुत अता की, हाईएस्ट असाइनमेंट। मैं दुनिया का इस वक्त रिकॉर्ड होल्डर हूं, आपको बता रहा हूं, 1 मिनट लूंगा आपसे। जी जी। मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हूं कि मैंने अपने बैंक की जानिब से बच्चों में बचत की आदत डालने के लिए 1.5 लाख स्टूडेंट्स पाकिस्तान में, कराची से लेके तोरखम तक एड्रेस किया। बच्चों को जाके स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, किंडरगार्टन स्कूल, यानी 5वीं जमात वाले बच्चे को जो थोड़ा समझ बूझ रखता हो, वहां से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक गया हूं मैं। कौन सा पाकिस्तान का शहर है जहां मैंने जाके बच्चों को बातें की है, उनकी जबान में बातें की हैं। वो जानते थे कि एक अदाकार आया हुआ है और ऑटोग्राफ भी मांग रहे हैं, मगर अपना मकसद बयान कर रहा हूँ। स्वात गया हूँ, कश्मीर गया हूँ, मुजफ्फराबाद गया हूँ, मीरपुर गया हूँ, कोटली गया हूँ, टिम्बर गैरा गया हूँ, चकदरा गया हूँ, पिशावर गया हूँ, मर्दान गया हूँ, लाहौर, ननकाना साहब, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, क्वेटा, ग्वादर, किस जगह आप नाम ले लें, हर जगह गया हूं मैं। 2010 से लेके 2012 तक मैंने ये सारी आउटरीचेस की हैं।
इस कदर जबरदस्त तरीके से 1.5 लाख स्टूडेंट्स को 110 इंस्टीट्यूशंस में मैंने एड्रेस किया जाके, और उनको अहमियत बताई है बचत की। उनके चाइल्ड सेविंग अकाउंट हमने शुरू किए थे, चिल्ड्रन सेविंग माइनर्स अकाउंट, जो 18 साल की उम्र तक बच्चा साइन करने के लिए उसको एक्सेप्ट नहीं होता। 18 साल का जब हो जाए तो अकाउंट उसका हो जाता है, वरना उसका गार्जियन, उसके वालिदैन, वालदा या वालिद होना पड़ता है। अगर वो दोनों ना भी हो तो कोई गार्जियन जो भी लीगली है वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। बच्चों ने धड़ाधड़ मुझे मैसेजेस करने शुरू किए फेसबुक पे। एक बच्चे ने मुझे एक ईमेल किया था, मेरे पास आज तक महफूज है, वो फेसबुक व्हाट्सएप पे, उसमें फेसबुक के, राजू अंकल मेरे पास कुछ पॉकेट मनी जमा हो गई थी। अच्छा था, कोई 10वीं जमात 12वीं जमात का बच्चा था। मैं जा रहा था कि आज मैं अपना मोबाइल चेंज करूंगा, मगर मुझे आपका वो लेक्चर याद आया कि भाई तुम्हारे पास जब अगर मोबाइल है तो नया लेने की क्या जरूरत है, पैसे बचाओ, आगे चलोगे, तुम्हारे माँ बाप पैसे खर्च कर रहे हैं, तुम्हें इतनी तालीम दे रहे हैं, थोड़ा सा तुम अपनी तरफ से भी पैसे डालना जब तुम्हें किताबों की जरूरत हो। तो कहना मैंने वो सोच के मोबाइल नहीं लिया, मैंने कहा यही ठीक है। तो ये बातों का असर हुआ मेरी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये रिकॉर्ड की बात है कि हुकूमत को भी चाहिए कि ये चीज अडॉप्ट करे। और छोटे छोटे इलाके जो है ना, देखिए ये बड़े बड़े स्कूल, यहाँ का तो स्टूडेंट ही कोई 5,000 रुपया पॉकेट मनी जेब में लेकर आता है। ये बड़े बड़े स्कूल जो है, असल स्कूल जो है वो आपके इंटीरियर में है। वहां जाके आप बच्चों को एहसास दिलाइए कि भाई बचत करो, तालीम हासिल करो, माँ बाप किस तरह मेहनत कर रहे हैं, अम्मा भी कर रही है मेहनत, अब्बा भी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो बताते भी नहीं होंगे, तुम पढ़ो और फिर आगे बढ़ोगे कुछ तो कितने खुश होंगे। ये सारी बच्चों के अंदर जहन में उतार कर आया हूँ, घुसा कर आया हूँ। आज तक फेसबुक पे है मेरे, मुझे अभी भी पुरानी तस्वीरें वगैरह कोट करते रहते हैं कि अंकल देखिए ये आप आए थे और ये वो। तो ये चीजें करने की जरूरत है मेरे ख्याल में। वहाँ मुझे बैंक में तो अल्लाह ताला ने मुझे बड़े ज्यादा, जनरल मैनेजर मैं रहा हूँ, रीजनल चीफ एग्जीक्यूटिव मैं रहा हूँ पूरे कराची का, 116 ब्रांच है, और जनरल मैनेजर साउथ बलूचिस्तान और सिंध का मैं रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े बड़े ओवरसीज में मैं रहा हूँ, पाकिस्तान, अबू धाबी, दुबई, बहरीन, कतर, अल्लाह ने हर चीज अता की। वो मेरी प्रोफेशन था, उसमें कामयाबी। अदाकारी मेरा कंपैशन था, शौक था, ठीक है कर लिया। को नहीं मिला थैंक यू, मिला गुड, अगर मिला तो सीरियसली किया। आई मीन छक्केबाजी नहीं की कि अब दोस्ती है यारी है तो आ जाओ घुस जाओ करो, नो, सीरियस अदाकारी की। उठा के देख लें, यूट्यूब पे बहुत प्लेस पड़े हुए मेरे। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने देखे हैं माशाल्लाह से। मगर इस वक्त मैं मारा हुआ हूँ अपनी जबान का। लोग कहते हैं आपकी जबान बहुत भारी है, आप बोल जाते हैं, आप अपने अंदर दबा के रखा करें। मैंने कहा वो मुझसे नहीं हो सकता। अगर कोई बकवास कर रहा होगा और अगर कोई नॉनसेंसिकल बात कर रहा होगा, मैं तो उसको चेक करूंगा, 100% चेक करूंगा। अब मैं बिल्कुल उस एंकर की तरह बातें कर रहा हूँ जो टीवी पे प्रोग्राम करता है, इमरान, उसका नाम ही है इमरान खान, जी जी, उसकी तरह मैं बात कर रहा हूँ कि मैं तो बोलूँ। बिल्कुल। और मुझे अगर किसी ने बुक नहीं करना ना करे, इट डजंट मैटर टू मी। बिल्कुल सर, सच्चाई सबसे बड़ी चीज है। मिसाल है माविश, एक अंग्रेजी की मिसाल है, 2 लाइनें हैं कि आई हैव सीन इट ऑल एंड आई हैव डन इट ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ मेरे वालिद ने अचीव किया। अब लोग उनको भूल गए हैं। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं भूले, सदर पाकिस्तान ने उनके नाम पे, आप क्या कह रही हैं, उनके नाम पे सदर पाकिस्तान ने, सदर पाकिस्तान और नाज़िम अल-आला कराची की वो जो हुकूमत थी, म्युनिसिपल हुकूमत, उसके नाज़िम अल-आला ने ऐलान किया, वीडियो मौजूद है अखबारों में, कि यूनिवर्सिटी रोड का नाम जमीलुद्दीन आली रोड होगा। क्योंकि यूनिवर्सिटी रोड का नाम ऑफिशियली यूनिवर्सिटी रोड नहीं है, उसका ऑफिशियल अब तक नाम जो नहीं बदला गया था वो था कंट्री क्लब रोड। पुराने मैचेस अगर आपने, आपके वालिद ने, उनके आपके सीनियर्स ने देखे होंगे तो उनको याद होगा कि कमेंटेटर कहता था कि नाउ ही इज कमिंग फ्रॉम कंट्री क्लब रोड एंड, तो वो कंट्री क्लब रोड है ऑफिशियली, तो उसके ऊपर जमीलुद्दीन आली रोड नाम रखा गया था। आज तक नोटिफिकेशन नहीं किया। सदर पाकिस्तान को भी लिखा गया कि भाई आप देखिए ना, इसमें ये थोड़ी होता है कि आरिफ अलवी ने कहा हो या
आरिफ अली साहब ने कहा हो या ममनून हुसैन साहब ने कहा हो, नो, सदर पाकिस्तान ने कहा। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी आपसे। आपका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, राजू जमील। तो राजू आपका असल नाम है? नहीं नहीं, मेरी फूफी ह्यूस्टन में रहती हैं, वो मुझे प्यार से राजा राजा कहती थी, तो राजा राजा करते हुए वो राजू हो गया, राजू अच्छा। जमील। मेरा असल नाम है जुल्करनैन जमील आली। अच्छा, जुल्करनैन जमील आली, लेकिन आप मशहूर और राजू उससे भी जमील के असल नाम से। नाम है खानदानी, साहबजादा अजीजुद्दीन अहमद खान। अच्छा सही, ये मतलब हमारा दो तीन खानदानी नाम। नाम, अच्छा, ये हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह, खानदानी नाम। जबरदस्त सर। बहुत अच्छा लगा आज भी बात करके, बस हमारे पास वक्त की थोड़ी सी किल्लत है। इंशाल्लाह इसी तरीके से आप वक्त देते रहिएगा, हम आगे भी आपसे इस्तिफादा हासिल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपके इस प्रोग्राम को कामयाबियां अता करे, और बहुत से पाकिस्तानी टेलीविजन आर्टिस्ट हैं, रेडियो आर्टिस्ट हैं, उनको भी लाइए। हमारा उस्मान पीरजादा है, हुमायूं सईद है, फैसल कुरैशी है, एजाज असलम है, और हसीना मोइन साहिबा हैं। आपको मैं अगर चाहेंगी तो इनके कांटेक्ट, इनसे पूछ के भेज बिल्कुल दूंगा। सर, आप बिल्कुल इनसे सर, रब्ता कीजिए, इनको लाइए प्रोग्राम में, और इनसे भी बिल्कुल। बातें कीजिए। सर आपका एक बहुत और, अच्छा होता है ये प्रोग्राम। एक और आपके कजन है या नवासे हैं, आली खान, जिन्होंने इंडिया में भी कौन काम किया है। आली खान, अली कौन खान, खान? अली खान। अली अली खान खान, तो मेरा, वो आली लिखते वो हैं अपने मेरे, आप को। वो मेरा पोता है, हम्म। मेरे भतीजे का बेटा है। तो उनका भी इंशाल्लाह उसके हम वालिद का इंटरव्यू नाम है करना चाहेंगे। साहबजादा मुनीरुद्दीन है, मुनीर खान, अच्छा, सही सही। मुनीरुद्दीन जहांगीर। हम्म। वो फौजिया कसूरी का नाम सुना आपने? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल फौजिया कसूरी के बड़े भाई बिल्कुल। हैं वो। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह से। वो फौजिया कसूरी की बड़ी बहन का बेटा है जुनैद जमशेद, और फौजिया कसूरी के बड़े भाई का, मुनीर भाई का बेटा है अली खान, अच्छा, जो तो सर उनका भी हम उसकी करना वालदा चाहेंगे इंटरव्यू। इंडिया में सेटल हो गई थी। हम्म। तो वो वहां से फिर इंग्लैंड चला गया था। वो इंटरनेशनल फिल्मों में भी आया है, और बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। रहता है, और बड़ी इज्जत देता है, बड़ी मोहब्बत से मिलता है हमसे। उसका चले भी सर, आप इंटरव्यू लीजिए ना, मैं आपको बिल्कुल नंबर सर, दे मैं दूंगा उसका। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रही थी आपसे कि उससे उनका भी बातचीत आप जरूर जरूर कीजिएगा। लीजिएगा। ही इज अ बिल्कुल। वेरी फाइन जेंटलमैन, बहुत प्यारा थैंक यू बच्चा है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने कॉपरेशन का, और मैं बहुत ममनून हूँ आपकी। इंशाल्लाह फिर मैं आपको जरूर जहमत दूंगी, हम लोग किसी ना किसी टॉपिक पे, जैसे आपने अपने बैंकारी का भी जिक्र किया है, तो इस पे भी हम मजीद आगे बात कर सकते हैं आपसे, और आपसे फायदा हासिल कर सकते हैं। जरूर जरूर। बहुत थैंक यू जीती सर। रहें आप, खुश रहें, और अल्लाह ताला रेडियो कतर FM 107 को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। मेरी तो नुमाइंदा कतर में बैठी हुई है, मेरी भतीजी सगी, मेरे छोटे भाई की बीवी, जी जी बेटी, बिल्कुल। वो वहां है कतर में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उनसे भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द बात करने वाले हैं जरूर सर। जरूर बुलाइएगा उन्हें आप, अगर वो भी माशाल्लाह कुछ किसी चीज में कुछ महारत रखती हैं। और मैं 2000 लास्ट आया था, मैं 2016 में कतर आया था। मैं अपने वालिद की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए, अतीक साहब ने अरेंजमेंट किया था। कोई आपका एक बहुत बड़ा हॉल है, ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, हम्म। मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बहुत खूबसूरत ऑडिटोरियम है। वहाँ अरेंजमेंट किया था मेरे वालिद की डॉक्यूमेंट्री दिखाने का और ट्रिब्यूट देने का उनको। तो चले मैं सर, नेक्स्ट 2016 में ईयर, आया था कतर। नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सर यहाँ पे फीफा हो रहा है, तो उसके लिए आप जरूर आइएगा, और हम लोग आपसे मिलना भी जाओ चाहेंगे फीफा में तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह जिंदगी इंशाल्लाह दे, सेहत दे, पूरा पक्का इंशाल्लाह। प्रोग्राम है। चलें सर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात भी और होगी, और आपसे तो अब रहेगा मेरी कांटेक्ट। एक दोस्त की बेटी भी रहती है, अनिका। हम्म। अनिका वहां रहती है, अगर वो प्रोग्राम सुने, लॉट्स ऑफ लव टू अनिका एंड हर हस्बैंड, एंड शी वंडरफुल पर्सन। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, विनय उनकी बेटी है, वो अभी अच्छा कतर में ही रहती है। अल्लाह अच्छा। उसे खुश रखे। माई बेस्ट ऑफ रिगार्ड्स टू हर। ओके सर, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर, खुदा हाफिज, बहुत जीती सारी रहें। दुआएं आपके लिए, थैंक यू, बहुत सारी गॉड दुआएं। ब्लेस, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस, थैंक यू। गॉड ब्लेस। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।